Hello, hi everybody. Welcome to Expert Smart Class, and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज, तो ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं जिससे एग्जाम में आता है. लाइक हमने पढ़ा था कोलबर्ग की थ्योरी और थ्योरी ऑफ वाइगॉट्स्की. ठीक है, पियाजे. देखो तीन हमने जो पढ़े थे, वाइगॉट्स्की, ठीक है, पियाजे, एंड द थर्ड वन इज कोलबर्ग. ये तीनों ऐसे तीन जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड अलग अलग मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं, उसमें आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे, इनमें नोट्स बना लेंगे, क्योंकि KVS हो या फिर DSSB हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, अभी रेलवे का भी होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इनसे एक से दो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. ठीक है, मतलब मैंडेटरी है, इसमें कोई इफ और बट वाली कंडीशन नहीं होती है. तो अभी तक जिसने नहीं देखा है वो जरूर से देख लेना. ठीक है, तीनों थ्योरीज में एक एक स्टेज मैंने अच्छे से क्लियर कराई है, कैसे क्या क्या किस किस कंडीशन में बच्चा किस सिचुएशन को हैंडल करता है, कैसे उसका मॉरल डेवलपमेंट होता है, कैसे उसका कल्चरली और सोशली वो डेवलप करना सीखता है. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं हैंड टू हैंड लेके चल रही हूँ. बाकी आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है. ठीक है, इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस की बात करें, वैसे तो आपने अपने जो टीचिंग कोर्स है BEd और BTC, उसमें थोड़ा बहुत बुद्धि के बारे में पढ़ा ही है. BTC में तो था ही पूरा चैप्टर. खैर, इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं. मान लीजिए ज्यादा कुछ नहीं तो एक से दो क्वेश्चन तो मिलना ही है. ठीक है, तो हम ऐसे टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते जो जिसमें से मतलब जिससे स्किप कर ही नहीं सकते बोर्ड वाले. ठीक है, तो अब कैसे होगा, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन कैसे आएंगे. सबसे पहले कि इंटेलिजेंस, बुद्धि. अब देखो, आप जो CDP पढ़ते हैं या फिर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. CDP, पेडागोजी, साइकोलॉजी, सबके अंदर आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, अपनी बुद्धि का यूज ज्यादा करना है. देखो, बुद्धि एक छोटा सा वर्ड आपको लग रहा होगा, बट इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है. देखो क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में ना ये चीज थी कि हम उस चीज को काउंट नहीं कर सकते थे कि कितने % हुआ, लेकिन ना एक वर्ड बाद में IQ दिया गया. ठीक है, स्टर्न ने दिया था, तो ये IQ जो वर्ड है, इसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि कितना IQ किस लेवल किसी पर्सन का बिलोंग करता है. ठीक है, तो वही चीज है कि एग्जाम में इसलिए इसमें से अब ज्यादा चीजें आने लगती हैं, वैसे पहले उतना नहीं होता था. तो इंटेलिजेंस, बुद्धि को देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या. अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी असर्शन रीजन में आया तो आपको क्या आंसर करना है, आपको समझना है. पहले लॉजिक समझो कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटेलिजेंस वर्ड. अब देखो, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी. ठीक है, एबिलिटी टू कैरी यानी कि देखो दो तीन चीजें हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए. पहले एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. बुद्धि में क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो जाएगी. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होती है, मान लीजिए कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ना हम रीजनिंग जरूर लगाते हैं. रीजनिंग में सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, रीजनिंग मतलब लॉजिक, कि हम किसी चीज के पीछे रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है. ठीक है, तब देखो सॉल्व ना कोई भी प्रॉब्लम बिना रीजनिंग के हो ही नहीं सकती. आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि इसकी क्या मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, या फिर हम किस कंडीशन में इसको और अच्छे से सोच सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट मींस कि जो दिख नहीं रही है वो चीज बुद्धि है. दूसरी बात, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट के साथ आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो. देखो, एनवायरमेंट के साथ जो बंदा एडजस्ट करना सीख जाता है ना, उसको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती. एनवायरमेंट इन द सेंस कि एनवायरमेंट में आपको हर तरीके की चीजें मिलेगी, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, स्टैंडर्ड होते हैं. तो इन सब में अपने आप को सेट कर पाना एक बहुत बड़ी चीज है. ठीक है, तो ये जो बुद्धि होती है यानी कि इंटेलिजेंस, ये कोई छोटा मोटा एस्पेक्ट नहीं है, या फिर आप कह दो कि सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो बस एक नाम आ गया. नहीं, ये पूरा चैप्टर है. इसके अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसफर्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी है, और उन्होंने ना मतलब आज तक का भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें किसी भी साइकोलॉजी की बुक में, तो प्रॉपरली ना अभी तक भी बुद्धि को एक कंप्लीट उसका कोई लिमिटेशन सेट नहीं है.
अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट से बुद्धि हर किसी की देखी जा सकती है। मतलब एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, बट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ठीक है, डिस्कवरी चल रही है कि हाँ आगे और भी ज्यादा क्या होगा, कि कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसकी कुछ इनोवेटिव सा निकल के आएगा, तो उसको भी थ्योरीज में, मतलब उसके ऊपर भी एक थ्योरी बना दी जाएगी। ठीक है, तो अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह पर्यावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। ठीक है, तीन चीजें आप याद रखेंगे। एडजस्टमेंट, कैसी एबिलिटी? एडजस्टमेंट की एबिलिटी। दूसरी आप रखेंगे लर्निंग कैपेसिटी, और तीसरी आप रखेंगे कि अमूर्त चीजों को जो है पूरा करने की कैपेसिटी। तो तीन कैपेसिटी आप समझ गए, सीखना, ठीक है, एडजस्टमेंट करना और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना या रीजनिंग लगाना। ठीक है, तो इसके ना इंटेलिजेंस चैप्टर के आप इंटेलिजेंस चैप्टर में आप ना प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बात करें सीडीपी के अंदर ये जो चैप्टर है, इसमें ना, इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा आपको देखने को मिलती है। फैक्चुअल चीजें पेपर में पूछी जाती है, और फैक्चुअल चीजों के लिए ना हमें वी नीड टू प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स। हमें एक एक पॉइंट वाइज नोट्स चाहिए होते हैं, डायग्राम्स चाहिए होते हैं, जिससे कि एक शॉर्ट डायग्राम हमें पूरा रिमाइंड करा दे कि हमें कैसे पढ़ा था, या फिर किसी की थ्योरी कितना किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, तो फैक्चुअल नोट्स बनाएंगे आप इसमें और डायग्राम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटेलिजेंस देखो, ये जो इंटेलिजेयर वर्ड है या इंटेलिजेंशिया, ये कई बार एग्जाम में आता है। देखो कभी भी 2-3 साल में आप देख ही सकते हो कि कई बार मिल जाता है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये जो वर्ड है इंटेलिजेंशिया, इसी से ही वर्ड निकल के आया है, व्हाट? इंटेलिजेंस। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी चीज को अगर हम समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अपनी उसमें एक्वायरिंग की क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला कि वो क्या है? इंटेलिजेंस है। ये वर्ड ध्यान रखेंगे, इंटेलिजेंशिया। चलिए, ये लिखा हुआ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसिया, इसका अर्थ क्या है? समझना, एक्वायर करना। क्लियर? चलिए, अब जो है एक क्वेश्चन आता है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये क्या चीज है? बुद्धि लब्धि। अच्छा, आईक्यू तो आप वर्ड जानते ही हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि इसका आईक्यू बेकार है या इसका आईक्यू ठीक है। तो आईक्यू का मतलब तो पता नहीं होता है लोगों को, बस बोल देते हैं कि आईक्यू अच्छा नहीं है या अच्छा है। देखो, आईक्यू का मतलब आप समझ जाओ आज। आईक्यू होती क्या है? मतलब आप देखो प्रॉपरली किसी के माइंड सेट को या किसी के बिहेवियर से उसे डिजिट्स में नहीं नाप सकते, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि आप उसका कितना परसेंटेज है माइंड का, ठीक है, या कितना परसेंट उसने ग्रो किया है पहले से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम आईक्यू निकाल सकते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न ने कही थी। स्टर्न ने क्या कहा था वो आप समझ लीजिए कि आईक्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं। कि सपोज कीजिए कि एक कोई भी पर्सन है, वो मान लीजिए कोई 20 साल का व्यक्ति है या 25 एज का है, 25 ले लो आप, लेकिन वो काम कौन से कर रहा है? वो 30 ईयर्स वाले काम कर रहा है। मतलब कोई 25 साल का पर्सन क्या कर रहा है? 30 साल वाले काम कर रहा है। तो 25 साल यानी कि 25 एज उसकी क्या होगी? मेंटल एज। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जिसके वो काम कर रहा है। ध्यान से सुनना, मेंटल एज और इसको ना हिंदी में क्या बोलते हैं? मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु। अब देखिए, मानसिक आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल, इसको कई बार आ जाता है, वैसे फिजिकल एज भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए, मेंटल एज मतलब कि मान लीजिए एक बच्चा है 8th क्लास का, तो उसने किसका सॉल्व कर दिया? उसने 10th क्लास का सॉल्व कर दिया। मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन उसके सामने आया और उसने सॉल्व कर दिया। तो जो 8th क्लास का बच्चा है उसकी एज मान लीजिए 14 है। ठीक है, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज होगी या बायोलॉजिकल वो है 14, लेकिन उसने मेंटली एक 16 ईयर्स के बच्चे का क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया। तो यहां पर एज क्या आ जाएगी? मेंटल एज विल बी 16। समझ रहे हैं? तो इस चीज से फिर इसको जब हमें निकालना है कितने परसेंट, तो हम 100 का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इसको ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ। स्टर्न ने आईक्यू दिया था और 1920 में दिया था। ठीक है, 1920 में आईक्यू वर्ड का यूज किसने किया था? स्टर्न ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अब बात करते हैं आगे। 100 किसने ऐड किया था? कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस पूरे इक्वेशन के बाद जो 100 प्लस करना था, मतलब 100 को ऐड का मतलब इसमें मल्टीप्लाई करवाना था, तो वो क्या है? वो किसने किया था? उनका नाम लिखिए, टर्मन। ठीक है,
टर्मन। तो स्टर्न ने आईक्यू दिया था और टर्मन ने क्या किया था 100 उसमें जो है मल्टीप्लाई करा के पूरी परसेंटेज इसकी निकाली थी। यानी कि होल कंसेप्ट की अगर हम बात करें, पूरी की पूरी आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन ये किसने दिया था, ये स्टर्न और टर्मन ने एक कंबाइंडली इस प्रोसेस को लेके आए थे। तो देखो एग्जाम में ना कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसमें आप अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या पूछा गया है। आईक्यू, ठीक है, आईक्यू किसने दिया, स्टर्न ने 1912 में, और 1916 में आप क्या कह सकते हैं, 1916 में टर्मन ने 100 मल्टीप्लाई किया एंड देन द होल क्वेश्चन इज डिलीवर्ड। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे बना, पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला निकल के आया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, याद रहेगा, बहुत बहुत टिपिकल फॉर्मूला नहीं है ये फॉर्मूला, कई बार मतलब पूछ लेते हैं लैंग्वेज चेंज करके, डिजिट्स चेंज करके, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी एक मतलब ये भी देखो आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला बना दिया है, लेकिन ना अगर हम डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स में इसको निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात आई तो इसी में ही टर्मन ने एक टेबल ऐड की थी, ध्यान से सुनेंगे। टर्मन ने क्या किया था, ही मेड अ आईक्यू टेबल इन विच ही मेड ऑल द ग्रुप्स विद इन ऑल आईक्यूज। अब देखो कैसे, जैसे कि क्लासिफिकेशंस दिया है एक साइड पे एंड ऑन अनदर साइड इंटेलिजेंस क्वेश्चन। कैसे मतलब हम लोग कैसे पता लगाए इस फॉर्मूला से कि अगर किसी का परसेंटेज या किसी की आईक्यू 0 से 24 है तो उस बच्चे को कैटेगराइज कैसे किया जाए। तो ध्यान से सुनना, कुछ जो आते हैं क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। लाइक अगर आप बात करें 0 से 24 अगर किसी का आईक्यू निकला है, इफ आईक्यू इज, मान लीजिए आईक्यू 15 आया किसी का, कैसे आया 15, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, फॉर्मूला दोबारा बता देती हूं, आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज एंड देन इनटू 100, ठीक है। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 करके आईक्यू निकल के आ जाता है। अब मान लीजिए कि आईक्यू कितना आया, ये 15 आया है, ठीक है, 15 हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकल के आया है। अब ये जो 15 कैटेगरी है, मतलब अगर हम इस पूरी टेबल में देखें तो ये 15 कहां पर लाई करता है, आप खुद देखिए, इट लाइज इन द 0, ये जो 0 और 20 का ग्रुप है, ठीक है, इन द ग्रुप ऑफ 0 to 20। ध्यान दीजिएगा 15 0 to 24 में आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इडियट। यानी कि अगर हमने उसको ना कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया, हमने उसको एक नाम देना है, हमने उस पर्टिकुलर बच्चे की कैटेगरी बनानी है कि उसका आईक्यू क्या है, 15 है या फिर 0 से 24 है, तो उस बच्चे का एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इडियट वाली कैटेगरी में आता है। हिंदी में वैसे इसको जड़ बुद्धि करके आ जाता है, जड़ बुद्धि या फिर अधिक मूर्ख, बिल्कुल हीन बुद्धि। तो इस तरीके की जो है आप कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से आईक्यू में किस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। इज दैट क्लियर। मान लीजिए अभी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मान लीजिए किसी का आईक्यू निकल के आया है, किसी का आईक्यू आया है 55, लाइक आईक्यू 55। अब आप खुद सोचिए कि आईक्यू 55 आने के बाद सबसे पहले हमें टेबल में जाना है, टेबल में देखेंगे कि 55 कहां एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इस ग्रुप में 55 आता है इसमें, ठीक है, 50 to 69। अगर हम बात करें तो इस वाले यानी कि थर्ड, लास्ट बॉटम से थर्ड जो नंबर है 50 to 69, तो इसके सामने जस्ट ये क्या लिखा हुआ है, फेबल माइंडेड। फेबल माइंडेड का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा मूर्ख नहीं है बच्चा, यानी कि फीबल है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। तो मोरॉन करके कई बार आ जाता है और हिंदी में भी मोरॉन ही आता है, ठीक है, कि मोरॉन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना हो सकता है, तो दे लाइज या फिर देयर आईक्यू लाइज इन द ग्रुप ऑफ 50 to 69, ठीक है, 50 से 69 के अंदर उनका क्या है, आईक्यू लाई करता है। अगर आपसे पूछूं मैं कि 125, सपोज किसी का आईक्यू 125 है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द होल टेबल और आपको देखना पड़ेगा कि 125 कहां पर आता है। तो ये 120 से 129 के बीच में 125 आता है, तो द कैटेगरी विल बी व्हाट, कैटेगरी हो जाएगी सुपीरियर। मतलब कि बहुत ज्यादा गिफ्टेड भी नहीं है और एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है, सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर भी नहीं बोल सकते हम। क्लियर। तो अब हमने कैटेगराइज कर दिया।
देखो पेपर में कौन से आएंगे, लाइक पेपर में ना फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा मतलब पूछा जाता है, नियर जीनियस और जीनियस। जैसे आपने हिंदी में सुना ना प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा, मतलब उनके अंदर गिफ्टेड उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा एबिलिटी है किसी चीज को एनालाइज करने की, किसी चीज को लॉजिकली सोचने की, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, जीनियस या फिर मोर देन जीनियस। तो जीनियस वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो आ जाएंगे 140 एंड प्लस, यानी कि मोर देन 140 भी हो सकता है, या 140। मान लीजिए किसी का आईक्यू आया है 145, ठीक है 145, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, दैट चाइल्ड विल बी इन द कैटेगरी ऑफ जीनियस या फिर नियर जीनियस। आई बात समझ में? चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको दोबारा से अगर एक बार और इसका क्या लेना है, आपको रिवाइज करना है इसको, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप पीछे जाएंगे और रिवाइंड करेंगे और ध्यान से इस टेबल को जो है लिख के समझ लेंगे, ठीक है। इसमें एक तो फर्स्ट मार्क कर लेना आप जीनियस वाला, ये बहुत ज्यादा आता है कि प्रतिभाशाली जो बालक है या जीनियस बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। देन आता है ये आपका एक तो एवरेज में आ जाता है, नॉर्मल और एवरेज, ठीक है, औसत, औसत भी इसको बोलते हैं। तो इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो होता है 90 to 109। क्लियर? तो कुछ मतलब 2-4 तो बिल्कुल ऐसे है कि जिनको आप छोड़ नहीं सकते, भले ही आप पूरी टेबल ना याद करें। तो एक तो ये लर्न कर लेना जीनियस वाला, एंड देन एवरेज बहुत पूछा जाता है 90 से। ये अलग अलग देखो, इसके बाद एक और टेबल आई थी, वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो कभी भी ना एग्जाम में इसके आसपास की ही वैल्यू गिवन है। मान लो 90 से 109 नहीं गिवन है एग्जाम में, मान लो 92 से 110 गिवन है, तो घबराना नहीं है क्योंकि गैप है बीच में। तो आप पहचान जाना कि ये वाला पूछा गया है और ये बच्चा कैसा है, नॉर्मल और एवरेज क्लास, मतलब क्लास का बच्चा है, यानी कि नॉर्मल और एवरेज उसकी क्या है, उसके दिमाग की क्लास है, उसका आईक्यू 90 to 109। उसके बाद पूछा जाता है इडियट के बारे में, यानी जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि लाइक बहुत उसको कुछ समझ में, आप किसी बच्चे को लेकर या किसी इंसान को समझाया जा रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे इंसान का आईक्यू कितना होता है, 0 to 24। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर किसी का आईक्यू पेपर में आए कि किसी का आईक्यू कितना है 20, तो आपको कैटेगराइज करने को आएगा कि वो बच्चा मतलब बिल्कुल ना मिलती जुलती चीजें देते हैं पेपर में, ऑप्शन बिल्कुल सेम से। तो आपको पहचानना है कि डल है या फिर फीबल है या फिर इम्बेसिबल है या बिल्कुल जड़ बुद्धि है, इडियट है। तो ऐसा बच्चा किस में आ जाएगा, इडियट कैटेगरी में, जिसकी 0 से 24 होगा। तो 4-5 तो कुछ इंपॉर्टेंट कर लेना, जैसे फर्स्ट, ठीक है, फिफ्थ, और एक इडियट और एक मोरोन, ठीक है, मोरोन। ये 4 से हमेशा, हमेशा का मतलब ये नहीं कि हर साल, मतलब रिपीटेड जितने भी अभी पेपर हुए हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराना नहीं है कि मैम मैथ्स पढ़ाएंगी, तो यहाँ पर देखना कुछ नहीं है, बस एक जो है डायग्राम, एक पूरा इंटरप्रिटेशन गिवन है और इसमें एक्स और वाई एक्सिस में कुछ डेटा गिवन है, तो इसको हमें देखना है कि क्या है। ये आप कह सकते हो कि जैसे ये ग्रीन पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन पोर्शन, यहाँ पर ना हम कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। मान लीजिए कि हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, 100 को हमने 0 मान लिया, और अभी हम जो है प्लस वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर हम राइट जाए और लेफ्ट जाए तो हम माइनस वाली कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ना हम कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर हम +1 कर सकते हैं, +2, +3, ठीक है, इस तरीके का कर सकते हैं। अगर 100 से पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, या फिर इसको आप स्टैंडर्ड भी बना सकते हो। चलो अब ऐसे बना देते हैं, ठीक है, -1 और इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमर्स वगैरह में यूज होता है। तो फिलहाल उतना डीप में नहीं जाना है कि 0 से अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, 0 से माइनस उसमें जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में तो माइनस की ओर जा रहे हैं। इसमें क्या है, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, यानी कि 85 से लेकर 115, यानी 85 से लेकर 115 में कौन सी कैटेगरी आ रही है फिलहाल, मतलब बिल्कुल एवरेज बच्चा आ रहा है। मतलब ये जो पूरा ग्रीन कलर से मार्क्ड है, इतने 85 से लेकर 115 तक के बीच में जितने भी बच्चे हैं वो क्या है, एवरेज है। एवरेज मतलब क्योंकि उनकी जो कैटेगरी है वो 0 के आसपास की आ रही है, ठीक है। अभी फिलहाल हम एक चीज समझ रहे हैं कि 0 के आसपास का मतलब कि 0 से शुरुआत है, मान के चलो यहाँ से बिल्कुल शुरुआत है। जितना राइट में जाएंगे उतना ज्यादा वो सुपीरियर होता चला जाएगा, जितना लेफ्ट में जाएगा उतना ज्यादा वो जड़ बुद्धि या इडियट होता चला जाएगा। अभी जो टेबल देखी है ना हमने, ये वाली टेबल, ठीक है, इसी को जस्ट हम अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है, इसी को जस्ट हम थोड़ा सा अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है,
चलो इसके बाद का क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। देखो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। जो शेडेड एरिया है, ये जो शेड बनी हुई है, ठीक है, इस शेडेड एरिया में क्या है कि स्टूडेंट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो एरिया है ये एक स्टूडेंट के दिमाग का एरिया है, यानी कि एक बच्चा है जिसमें कि हाई क्रिएटिविटी का भी गुण है, जिसमें कि हाई मोटिवेशन का भी है और हाई इंटेलिजेंस। मतलब बात को समझना कि उसमें क्रिएटिविटी मतलब बहुत इमेजिनेशन अच्छी है उसकी मोटिवेशन पावर अच्छी है, उसका बुद्धि भी अच्छी है, यानी इंटेलिजेंस उसका गुण है। उन पे तीनों कैटेगरी आता है, तो ये स्टूडेंट्स के कैटेगरी में आएगा। ये जो स्टूडेंट है ये किस कैटेगरी में आएगा? तो आपको यहाँ से ऑप्शन देखना है, बिटवीन 0 टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2, या फिर एट 0, या फिर बिटवीन 2 to 3, या फिर आफ्टर 3। तो यहाँ पर ना एक चीज देखना, जब भी ना क्रिएटिविटी की बात होगी, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन, जब तीनों चीज एक साथ होती है ना किसी बच्चे के अंदर, तो वो बच्चा कैसा होता है? सुपीरियर होता है, जीनियस होता है, प्रतिभाशाली होता है। और हमेशा, अभी देखो हमने पीछे टेबल में क्या देखा, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था ना प्लस का साइन, इसका मतलब क्या कि बच्चा सुपीरियरिटी की ओर जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 145 से भी उसका ज्यादा जा रहा है, यानी 145 से प्लस उसका आईक्यू जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आफ्टर स्टैंडर्ड डेविएशन 3, यानी कि आफ्टर 3, यानी कि बच्चा क्या है? बच्चा बहुत सुपीरियर है, इसलिए उसका डेविएशन भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, यानी कि आफ्टर 3 डेविएशन। मान लीजिए ये क्वेश्चन में चेंज कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल ऐसा लिख दूं कि बच्चा जो है बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, जड़ बुद्धि है, इडियट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि इडियट है, ही इज नॉट एबल टू डू हिज ओन वर्क, खुद का काम भी नहीं कर सकता है, या फिर किसी की बातों को सुन के समझ नहीं सकता है, या फिर उसको रिटेन नहीं कर सकता है। तो अब मैंने जो क्वेश्चन चेंज किया है, अब बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए एट 0। ठीक है, कैसे है, कैसे प्रूव करते हैं? चलो इसी टेबल में देखो। अब इसमें आप देखेंगे इडियट की मैंने बात की थी ना, तो इडियट हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि इडियट से आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत फीबल वगैरह आ जाएगा। तो इडियट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो आंसर भी क्या होगा आपका? 0। ये देखिए कहां गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि खतरनाक मैथ्स पूछिए, कुछ नहीं है। आपको टेबल थोड़ा सा बार डाटा पढ़ना आना चाहिए, और ये सारी चीजें ब्लॉक वगैरह की चीजें आनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही ना सीटेट में थोड़ा कम आता है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये डीएसएसबी या केवी में ज्यादा आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे हमें डील करना है। बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बता देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है? डेविएशंस देखनी है आपको, उसमें देखना है पूरे टेबल में कि कहाँ पे कौन सा बच्चा लाई करता है। आई होप सबको क्लियर होगा। इस वीडियो को प्लीज 2 बार देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि एक बार में ये चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन वॉज डेवलप्ड बाय। देखो कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि क्वेश्चन ना किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अब इन्होंने कह दिया भाई कंसेप्ट बताओ। अब भाई अगर मेंटल एज कहते तब भी बात थी, मेंटल एज भी किसने दी थी? दोनों एक ही पर्सन ने दी थी, और उस पर्सन का नाम क्या था? अल्फ्रेड बिने। ये इसमें टी साइलेंट होता है। ठीक है, इनका चलो पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड करके तो नहीं आता ज्यादा, बिने करके आता है, तो याद कर लेना। तो आईक्यू का फर्स्ट टाइम कंसेप्ट, या एमए मतलब मेंटल एज, इसका फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिने ने। बाकी इसमें और ज्यादा इनके एसोसिएट भी थे, मतलब इनको साइमन ने एसोसिएट किया था, इनके साथी थे। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि इनका साथ या इनकी हेल्प, इनको सपोर्ट किसने किया था? साइमन ने। तो अल्फ्रेड बिने ने आईक्यू दिया था, और इनको सपोर्ट किसने किया था? साइमन ने। क्लियर है चीजें? चलिए, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बिने वाला ऑप्शन दिया है हिंदी में भी अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए ये आया हमारा आईक्यू वाला अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक बच्चा जो है, चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो सीए क्या है उसकी? सीए है 16। चलिए उसका स्कोर कितना है? 75 इन आईक्यू टेस्ट। आईक्यू उसका कितना है? 75। चलिए हिज मेंटल एज विल बी, तो क्या पूछा है यहाँ पर? एमए निकालनी है ना? सिंपल फॉर्मूला लगाना है, बहुत तगड़ी मैथ्स नहीं है इसमें। फॉर्मूला देख लो पहले, दोबारा बता देती हूँ। आईक्यू इक्वल्स टू
MA अपॉन CA और इंटू 100। तो क्या करना है, IQ हमें गिवन है, IQ है 75, MA कितनी है इसकी, MA पूछी हुई है, और CA कितनी है 16। चलिए इसको तो ऐसे काट सकते हैं, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा 12। देखिए इसकी जो मेंटल एज निकल के आई, यानी MA अब क्या निकल के आई है 12। ठीक है, थोड़ा सा आपको ना फॉर्मूला ढंग से यूज करना है, आंसर आ जाएगा। तो मेंटल एज यहाँ पर इसकी हो जाएगी क्या 12। कोई दिक्कत परेशानी, इस तरीके से छोटे छोटे से फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है, एक दो बार सॉल्व करोगे हो जाएंगे, और आ ही जाता है, मतलब अक्सर आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है। वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एक मतलब दो बच्चे हैं ये, है ना, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले क्या है, दो बच्चे हैं, दो भाई है, और एक को सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, एंड द अदर इज अडॉप्टेड बाय अ पुअर फैमिली। देखो एक को तो पुअर फैमिली ने अडॉप्ट किया है, और एक बच्चे को किसने अडॉप्ट किया है, बहुत रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया है। आफ्टर 1 year विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर IQ। देखो एक सिंपल सी बात है, देखो एक दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, और दो बच्चों में से एक को तो रिच फैमिली ने अडॉप्ट किया है, और दूसरे को किसने अडॉप्ट किया है, दूसरे को किया है पुअर फैमिली ने। चलिए यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। पुअर और रिच ने यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, आफ्टर 1 year विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड। मतलब एक साल बाद ना, आफ्टर 1 year, एक साल बाद इनके IQ में क्या चेंज आएगा। सिंपल सी बात पूछी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन को दो बार पढ़ना पड़ेगा। IQ में इनके क्या डिफरेंस आएगा आफ्टर 1 year। अब एक चीज आपने थ्योरी पढ़ी थी कि ठीक है सोसाइटी और कल्चर का हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे काफी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक और बात आप सुन लीजिए, ये ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, यही वाली सिचुएशन अगर हम करें, तो एक बच्चा जो है पुअर फैमिली में चला गया, ये पुअर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अब एक साल के बाद ना जब वो ये दोनों मिलेंगे, रिच और पुअर फैमिली के मतलब दोनों भाई मिलेंगे आपस में, तो मेरे हिसाब से उनमें ज्यादा IQ का चेंज नहीं आएगा, इक्वल रहेंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जो सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका प्रभाव थोड़ा देर से पड़ता है। अब आप छोटे से बच्चों से मतलब छोटे से बच्चों को उतना समझ नहीं आ रहा ना कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है या हमारी सोसाइटी ऐसी है, वो तो बस पल बढ़ रहा है, तो उसकी IQ में तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ यह है कि जब वो 13-14 ईयर्स का हो जाएगा, 13-14 साल का, उसको वो चीजें ना चुभेंगी, वो चीजें उसको फिर फील कराएंगी कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन है तुम्हारे साथ। तो वही चीजें आप ऑप्शन देखो क्या है यहाँ, द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद पुअर। देखो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन ए में, जो रिच फैमिली में गया था उसका स्कोर ज्यादा आएगा पुअर फैमिली। ऐसा होता है कभी, है ना, बच्चे का IQ तो IQ होता है, पुअर और उसमें रिच क्या है। चलिए नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वल, ये हो सकता है ना, दोनों क्या कर सकते हैं, स्कोर इक्वली कर सकते हैं, मतलब कि उनका IQ इक्वल हो सकता है जैसा पहले था। द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विद रिच सोशियो, ये भी नहीं होगा, दोनों बातें गलत हैं। और सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। देखो सोशियो इकोनॉमिक जो इफेक्ट होता है ना, वो IQ स्कोर को ठीक है प्रभावित करता है, लेकिन एक उम्र के बाद करता है, छोटी एज में नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ टेंड्स टू डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो अपनी बुद्धि के आधार पर अलग अलग ग्रुप हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका वर्गीकरण। अच्छा, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे ये टेबल थी, चलिए टेबल दोबारा देखें। ठीक है, एक बार दोबारा मैं ये सब रब कर देती हूँ। इस टेबल को ना आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करना है, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज चीजें थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है,
टेबल को आप 3-4 बार स्टडी करेंगे और कुछ नहीं करना है, बस आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन था हमारा ये कि जो अगर मैं कहूं कि मैं अगर किसी मतलब क्लास में पढ़ा रही हूं, किसी भी क्लास में पढ़ा रही हूं, तो वहां पर अगर मैंने ऐसा किया कि उस पर्टिकुलर क्लास में जाके, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लास में जाके मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो बेवकूफ बच्चे हैं, जो इडियट टाइप है, वो एक अलग ग्रुप में बैठो, अपना अलग ग्रुप बनाओ, जो थोड़े से एवरेज टाइप के हैं वो अलग अलग ग्रुप बना लो, ठीक है, और थोड़े से इंटेलिजेंट है वो अलग अलग ग्रुप बना लो, ठीक है, सुपीरियर जो है वो अलग अलग ग्रुप बना लो। तो ये क्या सही है? मतलब आप खुद सोचो, क्या एक ही क्लास में आप बच्चे को मतलब अलग अलग कह रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि ये जो क्लास होगी ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ ही रहेंगे, अच्छे बच्चे नहीं रहेंगे, या फिर अच्छे बच्चों की क्लास में बेवकूफ नहीं रहेंगे। तो ये चीज पहली बात तो बहुत गलत है। आज के सिस्टम में ऐसी इस तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत गलत है। ये बच्चे में ना डेवलपमेंट ना करके बच्चे को डिक्रीज कर रही है, यानी उसके मानसिक विकास को और स्लो कर रही है। तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में ही डिक्रीज आना चाहिए। टेंड्स टू, यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो दोनों में, ये देखो, ठीक है, स्टीम, सेल्फ स्टीम बच्चे का डाउन होगा, ठीक है। अगर एक बेवकूफ बच्चा एक अच्छी ऐसी क्लास से हटके, मिक्स क्लास से हटके वो बेवकूफों के पास बैठेगा जाकर, तो ऑब्वियस सी बात है संगत का असर आएगा ना, जैसी संगत होती है वैसी रंगत, तो उसका सेल्फ स्टीम यानी कि उसके जो आत्मसम्मान है वो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउन कहाँ पर है, ये डिक्रीज वाला ऑप्शन। उसके बाद डैश एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, एक बेवकूफ अगर पहले 4 अच्छे बच्चों के बीच में था तो वो कोशिश कर रहा था उनको देखकर कि बेवकूफ नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है उसका आईक्यू लेवल कम है, तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं क्या करूं, इनकी तरह बन सकूं, या फिर जो क्लास में मेरी भी तारीफ हो इनकी तरह। लेकिन आपने एक क्लास ऐसी बना दी जिसमें सारे ही इडियट बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे को देखकर ना गलत ही चीज सीखेंगे, और मतलब उनका सेल्फ स्टीम, उनका आत्मसम्मान, उसको उनका लर्निंग पावर, एकेडमिक उनका रिजल्ट स्कूल का, वो खराब हो जाएगा। तो ये तो मतलब थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में आपको बस पढ़ने की जरूरत थी, बाकी चीजें बिल्कुल क्लियर थी, ठीक है। तो यही ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। इसी तरीके से अगर आप जरा से भी आपने दिमाग का यूज नहीं किया ना तो आप फंस जाओगे, ठीक है। बेसिकली देखो सब्जेक्ट का नाम ही सीडीपी है, कर तो हम साइकोलॉजी रहे हैं, साइकोलॉजी का ही पार्ट होता है। वैसे देखो साइकोलॉजिस्ट अलग अलग हुए हैं, तो उनकी जितनी भी चीजें हैं ना वो सब सीडीपी के अंदर आती है, लेकिन साइकोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, और साइकोलॉजी पर तो मैं या कोई भी नहीं जा सकता। साइकोलॉजी तो बिल्कुल जिसने साइकोलॉजी को के लिए अपना पूरा जीवन दिया है वो पढ़ा सकता है। बाकी आप यहाँ देखो कैसे हम यूज करते हैं, जैसे कि सिंगल फैक्टर यूनिफैक्टर थ्योरी है अल्फ्रेड बिने। अब देखो इसको ना एक तत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं, एक तत्व, ठीक है। एक तत्व के सिद्धांत के नाम से कई बार आता है यूनिफैक्टर, सिंगल फैक्टर। ये किसने दिया है, ये ना 1 मार्क में इतने मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि किसने 2 तत्व का सिद्धांत दिया या किसने सिंगल फैक्टर का। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो, चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो बिने जो थे, अल्फ्रेड बिने, वो एक चीज कहते थे कि हमारे अंदर ना एक जी फैक्टर होता है, ठीक है, एक जी फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, जी फैक्टर इज जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य तत्व। मतलब उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर एक सामान्य चीज होती है, एक सामान्य गुण होता है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक गुण नहीं होता। मतलब उनका कहना था कि अगर किसी के अंदर स्पेसिफिक गुण है भी, मान लीजिए हम कोई भी अलग अलग स्पेसिफिक गुण मान लीजिए, किसी को खाना बनाना आता है, मान ली कुकिंग आती है, ठीक है, साइकिल चलानी आती है, ठीक है, कंप्यूटर चलाना आता है, और क्या कर सकते हो, है ना, योगा करना आता है, और भी चीजें आप ऐड कर दो, टीचिंग आती है किसी को, मतलब जितने भी अलग अलग से काम होते हैं ना। तो मतलब बिने ने क्या बोला कि इन सब कामों को करने के लिए कोई स्पेसिफिक गुण नहीं चाहिए, हमारे अंदर ना एक जनरल फैक्टर होता है, एक ही तत्व होता है, हम उससे क्या कर सकते हैं, सारे काम अपने इजीली कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि ना हर आदमी किसी ना किसी चीज में, हर पर्सन के अंदर किसी ना कोई चीज स्पेसिफिक होती है, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही, वो किसी के अंदर भी किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो एक तत्व का सिद्धांत बैठा नहीं, मतलब थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, सही नहीं माना गया, ठीक है। तो इसलिए इसका ना बहुत इसके क्रिटिक्स बहुत है, मतलब क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है इसके लिए, इस थ्योरी के लिए, क्योंकि ये थ्योरी अपने आप में सेट नहीं बैठ रही है। मतलब एक फैक्टर होना किसी के माइंड में वो सही नहीं है। एक इंसान के अंदर ना
कुछ ना कुछ गुण ऐसा जरूर होगा जो उसको स्पेसिफिक बनाता है, ठीक है। जनरल फैक्टर तो सबके अंदर है नॉर्मली, लेकिन जनरल फैक्टर के अलावा हमारे पास स्पेसिफिक यानी कि विशेष गुण भी होता है। तो अल्फ्रेड विने की ये बात खैर आगे बहुत निग्लेक्ट की गई, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज की गई। आगे बढ़ते हैं, बस आपको ना सिंपल याद रखना है कि इन्होंने कहा क्या था, हमें इनकी थ्योरी को जाके कोर्ट में तो लेके नहीं जाना है, हमें सिर्फ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी यानी कि द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व का सिद्धांत, अब देखो टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी, चार्ल्स स्पीयरमैन। ये क्या कहते थे, ध्यान से समझना। ये कहते थे कि मान लीजिए एक इंसान की बुद्धि है, ठीक है, एक माइंड का एक हम परफॉर्मेंस बनाए तो उसमें जनरल फैक्टर होता है, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब हर इंसान के माइंड में या हर इंसान के अंदर एक तो होता है सामान्य तत्व और एक होता है विशिष्ट, ठीक है। जी से आप लिख लेना, जनरल फैक्टर एंड ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक को देखो इतनी बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है, सीडीपी में जितना यूज, मतलब साइकोलॉजी जो है ना उसमें आप जितना इंग्लिश वर्ड का यूज करोगे, आप खुद कोशिश करना कि आपकी वो सीडीपी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हिंदी में बहुत खतरनाक से वर्ड होते हैं जो कई बार हमें समझ नहीं आते। बाकी जो हिंदी में आप कर सकते हैं वो तो करेंगे। तो स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक। अब देखिए एक चीज को आप समझिएगा कि जनरल फैक्टर तो अल्फ्रेड बिने ने भी कहा था, है ना, कि ये जो जनरल फैक्टर है ये सबके अंदर होता ही है, ठीक है, सामान्य तत्व तो होता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये भी हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, कुछ ना कुछ तो विशेषता होती है ना हर इंसान के अंदर। मैं कह रही हूँ अगर कोई इडियट भी है, किसी का आईक्यू अगर 0 से 24 भी है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होगा। मान लीजिए जनरल फैक्टर में आप रोज का काम कर सकते हैं, डेली लाइफ में जो भी चीजें आप उठते हैं मॉर्निंग में और पूरे दिन तक करते हैं, लेकिन उसके अंदर ना आप कुछ स्पेशलाइजेशन भी काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है का मतलब देखो सिंगिंग तो सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी की बहुत अच्छी है तो वो किस में आ जाएगी, स्पेसिफिक फैक्टर में, यानी कि जनरल फैक्टर वहां पे काउंट नहीं होगा, क्योंकि जनरलिटी में तो बहुत सारी चीजें कर ही रहा है डेली टास्क में, लेकिन अगर उसकी सिंगिंग अच्छी है तो वो क्या करेगा, एक स्पेशलिटी को शो करेगा। तो यही तो होता है कि हर पर्सन में किसी न किसी तरह की स्पेसिफिक या विशिष्ट, हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट तत्व होता है, ठीक है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, किसी को बोलना अच्छा आता है, कोई रीडर अच्छा है, न्यूज रिपोर्टर अच्छा है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगी। इसको मैं फिर से कह रही हूँ, थोड़ा सा टिपिकल रहता है ये चैप्टर। आप क्या करिए, आप इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, लेकिन समझिए और जो है अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। फैक्ट्स हो गए हमारे और हमारे साथ में हो गया क्या, कंसेप्ट। चलिए आगे आते हैं। अब जैसे देखो ये पूरा टेबल दिया था, ये किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने क्या कहा था, जैसे जनरल एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी। अब जनरल एबिलिटी को स्पीयरमैन ने, जैसे मान लीजिए ये माइंड है ना, तो माइंड के अंदर ये 4 काम चल रहे हैं। 4 काम कैसे कि एक आदमी मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिक वाला काम भी आता है उसको, ठीक है। और मैकेनिक इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, बहुत लोगों को क्या है, मैकेनिकल काम आता है, किसी चीज को तोड़ना जोड़ना, है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको सेट करना। किसी को, मतलब उसी सेम इंसान की मैं बात कर रही हूँ, उसको ये भी आता है, उसका वर्बल भी अच्छा है। वर्बल का मतलब उसको बोलने का तरीका भी अच्छा आता है, वो मतलब सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सकता है अपनी चीजें, बोलकर, लिखकर। तो वर्बल उसका जो है क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर है। क्या लिखा है यहाँ पर, स्पेसिफिक, मतलब कि उसकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, जिसकी वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होती है वो आगे जाके न्यूज रिपोर्टर या टीचर कुछ भी बन सकते हैं। चलिए, अब उसी पर्सन की, सेम पर्सन है, उसकी न्यूमेरिक एबिलिटी भी अच्छी है, यानी कि उसको नंबर्स के बारे में सब ज्ञान है, लॉजिक उसका अच्छा है, प्रैक्टिकली चीजें अच्छा कर लेता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरीके से उस बंदे में न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है। अब स्पेशल क्या होता है, देखो इसका ना, इसको वैसे विजन से जोड़ सकते हो। विजन का मतलब क्या, दृश्य, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो ना किसी एक सीन को देखकर उसको अपने दिमाग में बिल्कुल कॉपी कर लेता है। देखो ये जो स्पेशलिटी है ये सब में नहीं होती है ना, मेरे अंदर नहीं है, या आपके अंदर नहीं होगी, या आप जो देख रहे हैं आप में से किसी के अंदर हो भी सकता। ये होता क्या एक्चुअली, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। मान लीजिए
कोई भी मूर्ति बना रहा है, मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, ठीक है, कोई स्कल्पचर मैन है, वो क्या है, एक मूर्ति बना रहा है, तो वो जो मूर्ति बनाएगा उसके लिए उसने क्या किया होगा, वो मूर्ति उसके माइंड में होनी चाहिए। मतलब उसको कहा गया कि भैया आपको ऐसा स्कल्पचर बनाना है, तो सबसे पहले ना वो देखेगा उस स्कल्पचर को, 2-3 बार देखेगा, उसके माइंड में कॉपी हो जाएगा और वो बिना देखे फिर उसको बना देगा। या कोई आर्टिस्ट है, उसको बोलो आप कि भैया देख के ऐसी पेंटिंग बनाओ, बना, मतलब विजन स्पेशल जो ये कैपेसिटी होती है, ये अच्छी होती है कुछ लोगों की, ठीक है। तो इसको हम जनरल फैक्टर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये चारों चीजें हैं किसी एक इंसान के अंदर, और साथ ही साथ उसके क्या अंदर भी क्या है, जनरल फैक्टर। अच्छा, जनरल फैक्टर और कैसे हो सकता है, आप कुछ सोचो, जनरल फैक्टर एक इंसान में इन चारों सर्कल में कैसे आ रहा है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है। अब हिंदी के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए वैसे तो हिंदी की समझ अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक बात बताओ, क्या उस हिंदी के पेपर में कहीं पर आप डिजिट्स देखेंगे? बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, सेक्शन ABCD भी देखेंगे आप, मतलब उस हिंदी के पेपर में आपने ABCD भी देखनी है, ठीक है, सेक्शन वाइज आप डिजिट्स को भी देखने वाले हैं, आप हिंदी लैंग्वेज को भी देखने वाले हैं। कहने का मतलब कि उस हिंदी के क्वेश्चन पेपर में अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है और आपको ABCD नहीं आती, तो आप वो क्वेश्चन पेपर कर ही नहीं सकते ना, या डिजिट्स का नहीं, आपको डिजिट्स की भी समझ होनी चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपको इंग्लिश की जो है वर्बल समझ होनी चाहिए, फिर आपको हिंदी की भी होनी चाहिए, यानी तीनों के बीच जो एक काम कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल फैक्टर। क्लियर हो पा रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? दोबारा समझिए, कोई भी हम जब हम कोई 4 काम अच्छे कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ एक जनरल चीज होती है जो हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अंदर से जब तक हम उस जनरल फैक्टर को मोटिवेट नहीं कराएंगे, हम उस स्पेसिफिक फैक्टर में नहीं जा पाएंगे। और ये बात पूरी तरीके से अल्फ्रेड बिने ने क्या की थी, नेग्लेक्ट की थी। तो इनकी थ्योरी को ना फिर भी एक सीमा तक इनकी थ्योरी को कंसीडर किया गया है, मतलब इनके जो अपोजिशन में लोग थे, इनके किनके, स्पीयरमैन के, स्पीयरमैन के विरोधी कम थे, लेकिन अल्फ्रेड बिने के थोड़े से ज्यादा हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक तो बात देखो सही की थी, है ना, जनरल और स्पेसिफिक दोनों। और अल्फ्रेड बिने का पूछेगा तो आपको क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ जनरल। अब देखो स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं, अब स्टर्नबर्ग ने ना एक इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट, इसको त्रिआयामी करके भी आ जाता है कई बार, इसको लिख लीजिए आप, ये आपको पता होना चाहिए, त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। अब कैसे दिया था उसको समझ लेते हैं, आगे आगे बाकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमारी बची हुई है उसको करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर 3 तरीके से चीजें काम करती है, जैसे कि उसकी एक समझ होती है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण मतलब कोई भी पर्सन हो उसको विश्लेषण करना आता है, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर हो। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ना कम आते हैं पेपर में, लेकिन अगर मैं उनसे कुछ प्रैक्टिकली पूछती हूँ, कुछ मैं ऐसी कंडीशन देती हूँ उनको कि आप ये बताओ कि ऐसी सिचुएशन आप क्या करोगे, तो वो बच्चा एनालिसिस करके, बहुत विश्लेषण करके बहुत अच्छा आंसर कर देता है। तो ये एक चीज है कि वो मतलब रिलेट नहीं करेगा, विश्लेषण अक्सर ये विश्लेषण का, एनालाइज का गुण, एनालिटिकल गुण पाया जाता है किसी भी पर्सन में, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। कंपेयर करना आना चाहिए, इवैल्यूएट, देखो कंपेयर तुलना करना, इवैल्यूएट करना मतलब मूल्यांकन, यानी कि हमारे अंदर इतनी समझ होती है हर किसी के अंदर कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ये बुद्धि की बात हो रही है कि ये समझ होती है हर किसी के अंदर, बस लेवल चेंज हो जाता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा, ठीक है। एनालाइज, इवैल्यूएट, कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। देखो यहाँ पर ना किसी पागल इंसान या किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं हो रही है जो मेंटली रिटार्डेड है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको जो मेंटली डिसऑर्डर है, मतलब जिसका दिमाग, जिसकी नर्व या न्यूरोलॉजी सिस्टम जो है उसका काम नहीं कर रहा है, तो उस पर ये थ्योरी नहीं बैठेगी। यहाँ पर एक एवरेज बच्चे की, एवरेज इंसान की बात हो रही है, तो आप उस पर ही अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए, अब एक चीज होती है सेकेंड जो हमारे अंदर फैक्टर होता है, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी का फैक्टर होता है, हिंदी में बोलते हैं ना सृजनात्मक। तो क्रिएटिविटी का फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हमारी इनसाइट्स, हमें किसी चीज को देख के बनाने की एक जो होती है चाह होती है, हमें ना चीजों को तोड़ना जोड़ना बड़ा पसंद है, तभी हम चीजों को तोड़ जोड़ के ही सॉल्व करते हैं। अडेप्टिंग यूनिक सिचुएशन, हम अलग अलग सिचुएशन में ढलने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा माइंड ढलना चाहता है। अच्छा, आप कहोगे कि मैडम कुछ बच्चे तो या कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, मतलब
वो किसी के साथ बोलना पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बोलना इन द सेंस कि वो लोग ना उन्हीं के साथ बोलना पसंद करते हैं जिनसे वो कनेक्शन फील करते हैं। वो हर किसी के साथ ग्रुप में बैठ के बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी जो माइंड है वो उनसे कहता है कि क्या करो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ग्रुप में बात करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबकी एक समझ वाली बात है, ठीक है। तो ये सबके अंदर होता है। और क्रिएटिव माइंड भी, देखो क्रिएटिव माइंड किसी भी चीज में हो सकता है। कोई बच्चा साइंस में एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अच्छा, कोई किसी भी सब्जेक्ट में, कोई रोज मर्रा के जितने काम हैं हमारे डेली लाइफ के उसमें कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करें। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब है प्रैक्टिकल। देखो हम डेली लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें करते रहते हैं। देखो लिखा भी है डीलिंग विद एवरीडे टास्क, ठीक है। हम ना सोचते हैं कि मान लीजिए कोई इलिटरेट पर्सन है और उसने कभी पढ़ाई नहीं की जीवन में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी नहीं होगी। मान लीजिए किसी ने कोई स्कूल गया ही नहीं, कोई बच्चा नहीं जा पाया, तो उसने ना कुछ मतलब ऐसा काम सीख लिया है लेबर का, और उस लेबर में भी वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो प्रैक्टिकल है, जो हाथों से, जिसमें दिमाग लग रहा है, ठीक है। तो लेबर का, कंस्ट्रक्शन का काम, ये भी छोटा मोटा काम नहीं है, ये प्रैक्टिकल काम होता है और इसमें बहुत सोच और समझ के साथ करना पड़ता है, बहुत पेशेंस के साथ। तो ऐसा माइंड भी क्या होता है, प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखना। 3 फैक्टर हैं हमारे माइंड के, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। और इसे ही हमने बोला था, हमने नहीं मतलब किसने बोला था, स्टर्नबर्ग ने बोला था, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया हमारा बुद्धि का त्रिआयामी या ट्रायर्कल सिद्धांत, ट्रायर्की थ्योरी। तो इस थ्योरी में से देखो हमेशा नहीं आता, बट कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, 2-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, है ना। कोई चीज समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगी। ऐसी चीजें क्या होती है, इनको थोड़ा सा आपको रिवाइंड तो करना पड़ेगा, तभी आप। और सबसे बेस्ट क्या है, ऐसा ना करना कि सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना लेना जरूर इस चैप्टर के, क्योंकि बिना नोट्स के ना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत फैक्ट्स है इसमें, बहुत सारे फैक्ट्स, तो आप भूल जाएंगे। पेपर जब आएगा तो चीजें याद नहीं हो पाएंगी। तो एक शॉर्ट नोट्स, और नोट्स बनाने का ना बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम कुछ, देखिए यहाँ पे देखना, हम कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स बनाए, कुछ ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स बनाए, इस तरीके से कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए, ठीक है। फ्लो चार्ट्स हम कैसे भी फॉर्म में बना सकते हैं, जिससे कि ना हम पूरा चैप्टर हम सिर्फ 2-3 पेज में जो है क्या कर सके, रिमाइंड कर सके, और उस चीज को फिर मतलब एनालाइज करके रिवाइज कर ले बढ़िया से, और अपना पेपर देने चले जाए। टाइम बचत होती है, देखो टाइम बहुत कंज्यूम होता है इस चीज से, और पेपर में हमें यही तो चाहिए कि हम कम टाइम के अंदर सारा कुछ याद करके चले जाए और एग्जाम हमारा बेस्ट दे। अगली थ्योरी पर हम आएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से स्पीयरमैन और बिने ने इस जो है यूनिफैक्टर और 2 फैक्टर्स की थ्योरी को दिया है। अभी आगे से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर के क्वेश्चन करेंगे, हम बिने के क्वेश्चन करेंगे, तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और फिर काफी चीज हो जाती है, आपका भी फिर टाइम सेव नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपनी तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और नोटिफिकेशन देख लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।